डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना हैं। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 281, इंसेक्ट सर्विलांस हेल। लिंग जुए ने कैलाइस की तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ। कैलाइस, सारी सप्लाई ठीक से खरीद ली गई है ना? कैलाइस ने हल्का सा झुकते हुए जवाब दिया। सेकंड बॉस, सब कुछ पूरा है, एक भी चीज मिसिंग नहीं है। गुड। लिंग जुए ने भीड़ पर नजर घुमाई। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे लोगों के बीच छुपी किसी चीज को भेद कर देख रही हो। उसी वक्त काले कपड़ों में कई टेक्नीशियन भीड़ के बीच चुपचाप घूम रहे थे। उनके हाथों में सटीक स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट थे, जिनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और एक धीमी सी भनभनाहट सुनाई दे रही थी। हर इंसान के पूरे शरीर का आउटलाइन स्कैन किया जा रहा था। ये लोग चेक कर रहे थे कि किसी के पास अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस तो नहीं है। 100 हंट स्टार थीव्स के बेसशिप के अंदर बिग बॉस को छोड़कर किसी को भी कम्युनिकेशन डिवाइस रखने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि लिंग जुए को भी नहीं। इसका मकसद यही था कि बाहर की दुनिया तक कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो और स्टार थीव्स की लोकेशन एक्सपोज ना हो जाए। कुछ ही देर बाद स्कैन पूरा हो गया और सिक्योरिटी चेक बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म हो गया। इन्हें ले जाओ। सबसे जरूरी इंस्पेक्शन खत्म होते ही लिंग जुए ने हाथ हिलाया और वहां से मुड़कर चला गया। उसकी नजर में चाहे स्लेव हो या कैलाइस और पॉइजन्स विडो जैसे जरूरी लोग, सब बेकार कचरा थे। अगर बिग बॉस का ऑर्डर ना होता तो वो इस गैंग पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। लिंग जुए की जाती हुई पीठ को देखते हुए कैलाइस और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। उनके लिए सेकंड बॉस बिग बॉस से भी ज्यादा डरावना था। बिग बॉस के सामने अगर छोटी सी गलती हो भी जाए और वो ज्यादा सीरियस ना हो तो अभी भी एक चांस मिल सकता था। लेकिन सेकंड बॉस के साथ ऐसा नहीं था। जिस पल वो आपको बेकार समझ ले, उसी पल सबके सामने बिना किसी रहम के खत्म कर देता था। इन्हें अलग अलग ले जाओ। इसके बाद स्टार थीव्स ने सारे स्लेव्स को कैटेगरी के हिसाब से बांटना शुरू किया। फीमेल स्लेव्स एक तरफ, काम के लायक मेल स्लेव्स दूसरी तरफ और बाकी खास इस्तेमाल वाले स्लेव्स अलग। सारे स्लेव कंट्रोलर जमा करके अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिए गए। जाहिर था छिंतियान दूसरी कैटेगरी में आता था और उसे एक छोटे से बंद कमरे में ले जाया गया। कमरा करीब 15 स्क्वायर मीटर का था। दीवारें ठंडे मेटल की बनी थीं, जिनसे हल्की सी धूसर सफेद चमक निकल रही थी। छत में एक कम पावर का बल्ब लगा था, जिसकी कमजोर रोशनी कभी कभी झपकती थी, जैसे अभी बुझ जाएगी। कोने में जंग लगा टॉयलेट था, जिसके किनारों पर गंदे से दाग थे और तेज डिसइंफेक्टेंट की बदबू फैली हुई थी। उसके पास ही एक पुराना सा सिंक था। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा था और उस खामोशी में आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फर्श मोटी एंटी स्लिप स्टील प्लेट का था, जिस पर कदम रखते ही भारी सी मेटल की आवाज आती थी। दीवारों पर अलग अलग गहराई के खरोंच के निशान थे, जैसे पहले यहां बंद लोगों ने नाखूनों या किसी सख्त चीज से उकेरे हों। कुछ निशान काले पड़ चुके थे और कुछ अभी भी चमक रहे थे। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। आने जाने का बस एक ही रास्ता था, एक भारी मेटल का दरवाजा जिसमें हथेली जितनी छोटी ऑब्जर्वेशन विंडो थी। बाहर गश्त करते स्टार थीव्स कभी कभी उससे अंदर झांक लेते थे। दरवाजे के अंदर की तरफ कोई हैंडल नहीं था। साफ था कि यहां बंद किसी को भी खुद से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं रखा गया था। शोंग यहां घुटन महसूस कर रहा होगा। छिंतियान ने सिर घुमाया। उसे महसूस हुआ कि शोंग दाईं तरफ तीसरे कमरे में है। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद छिंतियान ने ऊपर लगे माइक्रो सर्विलांस कैमरे की तरफ देखा, फिर करवट लेकर लेट गया ताकि उसकी पीठ कैमरे का व्यू ब्लॉक कर दे। फुश! उसके हाथ में एक सफेद पेट्री डिश आ गई। एनर्जी डालते ही उस पर छोटे छोटे काले डॉट्स उभर आए। ये कीड़ों के अंडे थे। अंडे फूटते ही सैकड़ों बेहद छोटे कीड़े पैदा हो गए। उनका साइज इतना छोटा था कि सर्विलांस से बच निकले। वो पंख फड़फड़ाते हुए दरवाजे की दरारों से बाहर निकल गए और हर दिशा में फैल गए। उसी वक्त छिंतियान ने स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और इन कीड़ों को अपनी आंखें बना लिया। एक नन्हा सा कीड़ा चुपचाप वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से होता हुआ आगे बढ़ा,
फिर ऊपर लगी लोहे की जाली की एक दरार से निकलकर एरिना के ऊपर मंडराने लगा। जो सीन छिनतियान के दिमाग में आया वो पागलपन और हिंसा से भरा था। एक बड़ा सा गोल एरिना, चारों तरफ ऊंची लोहे की फेंसिंग, जमीन पर गहरे रंग के पुराने खून के निशान थे। 2 स्लेव्स एक खतरनाक फाइट में उलझे हुए थे। एक के हाथ में टूटी हुई मेटल पाइप थी, दूसरा नुकीले डंडे से वार कर रहा था। दोनों जख्मी थे, शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे और उनकी आंखों में सिर्फ सुन्नपन और मायूसी थी। मार डाल उसे, मार डाल। कचरा, भागना बंद कर, अभी खत्म कर दे। आसपास बैठे स्टार थीव्स हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ जोश में खड़े होकर बोतलें और हथियार हवा में लहरा रहे थे। हवा में पसीने, शराब और खून की मिली जुली बदबू थी जिससे सांस लेना तक भारी लग रहा था। धड़ाम, एक स्लेव लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। दूसरा हांफता हुआ रुका नहीं, उसने आगे बढ़कर आखिरी वार किया। अगले ही पल पूरा एरिना तालियों और चीखों से गूंज उठा। कुछ स्टार थीव्स ने हंसते हुए लाश की तरफ सिक्के फेंक दिए, जैसे किसी जानवर को इनाम दे रहे हों। एपिसोड 282, इंसेक्ट रिकॉनेसेंस हेल। ये वही ब्लडी एरिना होना चाहिए जिसके बारे में पॉइजन्स विडो ने बताया था। वहीं दूसरी तरफ नजर दूसरे कीड़े पर शिफ्ट हो गई। दूसरा कीड़ा हल्के से अपने पंख हिलाता हुआ नम और ठंडे कॉरिडोर में आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक बड़े से केबिन में जाकर रुका। यहां कोई खुला कत्लेआम नहीं था, लेकिन एक अलग तरह की घुटन भरी दहशत फैली हुई थी। कई कतारों में मेल और फीमेल स्लेव खड़े थे। उनके ऊपरी बदन नंगे थे, हाथ पैरों में जंजीरें लगी थीं और उन्हें मेटल रैक्स पर सामान की तरह सजाया गया था। उनकी आंखें खाली थीं। शरीर पर नीले काले निशान और चाबुक के पुराने मार्क साफ दिख रहे थे। साफ था कि वे इस अमानवीय ट्रीटमेंट के आदी हो चुके थे। कई स्टार थीव्स अकड़ते हुए उनके बीच से गुजर रहे थे। कोई किसी स्लेव की ठुड्डी पकड़कर जबरदस्ती मुंह खुलवाता तो कोई मसल्स थपथपाकर ताकत चेक करता। ये वाला बहुत दुबला है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। हाँ, ये औरत मेरी है आज रात। चुने गए स्लेव्स को लाइन से बेरहमी से खींचकर बगल के कमरे में ले जाया गया। कीड़ा भी तुरंत पीछे पीछे दरवाजे की पतली दरार से अंदर घुस गया। कमरे में रोशनी बहुत कम थी। हवा में पसीने, खून और एक अजीब सी मीठी बदबू मिली हुई थी। दीवार के साथ कई कच्चे मेटल बेड लगे थे जिन पर गंदे मैट पड़े थे। लाए गए स्लेव्स को उन बेड्स पर दबा दिया गया। जंजीरों से उनके हाथ पैर लॉक कर दिए गए। स्टार थीव्स टेढ़ी मुस्कान के साथ अलग अलग टूल्स निकाल रहे थे। दर्द भरी कराहें, दबे हुए सिसकने की आवाजें और पागलपन भरी हंसी आपस में मिलकर किसी नरकी संगीत जैसी लग रही थीं। कीड़े की नजर हल्की सी कांप गई, जैसे ये छोटा सा जीव भी इस सीन को देखकर विरोध कर रहा हो। फिर नजर तीसरे कीड़े पर चली गई। तीसरा कीड़ा अपने लगभग पारदर्शी पंख हिलाता हुआ ठंडी और नम सुरंग में उड़ता गया और आधे खुले लोहे के दरवाजे से अंदर फिसल गया। अगले ही पल छिनतियान ने जो देखा वो एरिना से भी ज्यादा टेढ़ा और डरावना था। ये एक बड़ा सा बेसमेंट था। दीवारों के साथ जंग लगे टॉर्चर टूल्स टंगे थे। माहौल में जलन और खून की भारी बदबू थी और कहीं कहीं डर से भरी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। दीवार से कई कैदी जंजीरों में बंधे थे। उनमें बूढ़े लोग, बच्चे और कुछ बड़े लोग भी थे। उनके शरीर पर पुराने और नए जख्मों के निशान साफ नजर आ रहे थे। चिल्लाओ, चिल्लाते क्यों नहीं? एक स्टार थीव गुस्से में किसी कैदी पर वार करता है। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। आसपास खड़े स्टार थीव्स ठहाके लगाते हैं, कोई बोतल उठाकर जैसे तमाशा देख रहा हो। दूसरी तरफ एक फीमेल स्टार थीव ठंडे मन से आगे बढ़ती है। उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ है। एक बंधे हुए आदमी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कमरे में उसकी चीख गूंजती है और मेटल चेयर खिसकने की आवाज कानों में चुभ जाती है। हा, इसका चेहरा देखो। वो हंसते हुए पीछे हट जाती है, जैसे अगला खिलौना चुनने वाली हो। एक कोने में कुछ बच्चे दुबके हुए थे, बुरी तरह कांप रहे थे। उनमें सबसे छोटी लड़की रो नहीं पा रही थी। वो बस होंठ काटे हुए थी। यहां न कोई फाइट थी, न कोई सिलेक्शन। यहां सिर्फ जुल्म था। स्टार थीव्स को इन लोगों की कीमत से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ कमजोरों को तोड़ने में मजा आता था। ये सारे भयानक सीन छिनतियान के दिमाग में घुसते ही उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सीने में ऐसी आग भड़की जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसकी उंगलियां हथेली में धंस गईं, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन पूरे शरीर को हिला रही थी। चीखें, बिगड़े चेहरे और वो हंसी, सब मिलकर उसकी नसों को चीर रहे थे। ये दरिंदे,
उसके अंदर किलिंग इंटेंट बाढ़ की तरह उमड़ने लगा। उसके भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होने लगी। आसपास की हवा तक भारी महसूस होने लगी। जो लोग यहाँ तड़प रहे थे वो किसी के माँ बाप हो सकते थे, किसी के अपने। और वो स्टार थीव्स अब इंसान कहलाने लायक भी नहीं थे। वो सिर्फ इंसानी शक्ल वाले राक्षस थे। तुम सबको मरना होगा। छिन तियान की नजर पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ मौत का इरादा था। धीरे से उसने आंखें बंद की और स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी के जरिए सारे कीड़ों को नया ऑर्डर दिया। जांच करो, मार्क करो, लॉक करो। हर जुल्म करने वाला स्टार थीफ, उनका चेहरा, शरीर और मौजूदगी सब कुछ कीड़ों ने रिकॉर्ड कर लिया और छिन तियान के दिमाग में छप गया। अभी उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि इस नर्क को खत्म कर सके। जल्दबाजी करने का मतलब दुश्मन को अलर्ट करना था। लेकिन जैसे ही सपोर्ट पहुंचेगा वो इन सबको खून का जवाब खून से देगा। समय बहुत कीमती था। हर दिन की देरी का मतलब था और ज्यादा मासूम लोग जुल्म सहेंगे। जैसे ही छिन तियान आगे की प्लानिंग करने वाला था, उसका दरवाजा अचानक खुल गया। एक स्टार थीफ ने उसकी तरफ इशारा किया। तू बाहर आ। छिन तियान ने नजर उठाई, खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। उसी पल उसने सिर घुमाया और देखा शियोंग भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। 15 मिनट पहले एक शानदार कमरे के अंदर सिबादा एक लाल बालों वाले आदमी के सामने बैठा था। सिबादा, इस बार के स्लेव्स की क्वालिटी कैसी है? लाल बालों वाला आदमी वाइन की चुस्की लेते हुए बोला। मैं गारंटी देता हूं ये लिसन की खेप से कहीं बेहतर हैं। सिबादा ने शांति से जवाब दिया। उनकी 4 स्क्वाड्स एक ही प्रोक्योरमेंट ग्रुप का हिस्सा थीं। इसके अलावा 8 और ग्रुप्स भी साथ में भेजे गए थे ताकि किसी एक टीम के फेल होने से सप्लाई पर असर न पड़े। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। लाल बालों वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अभी कंडीशन टेस्ट कर लें? बिल्कुल। सिबादा ने सिर हिलाया। लाल बालों वाले आदमी का नाम फेलाके था। वही ब्लडी एरिना का इंचार्ज था। एरिना के सारे अरेंजमेंट, शेड्यूल और बेटिंग सब कुछ उसी के हाथ में था। सिबादा ने वाइन ग्लास घुमाया। मेरे पास एक हाफ बीस्टमैन है। बॉडी जबरदस्त है। एरिना का स्टार बन सकता है। ओह, फेलाके की आंखों में दिलचस्पी चमक उठी। ब्लडी एरिना में जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट स्लेव्स होते थे उन्हें पहले इनहिबिटर दिए जाते थे ताकि एनर्जी से जगह और शिप को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में जिनकी बॉडी मजबूत होती और स्किल अच्छी होती वही जल्दी चमकते थे। हाफ बीस्टमैन इंसान और बीस्टमैन का मिक्स होने की वजह से नेचुरली ज्यादा ताकतवर होते थे। सही शेड्यूल मिल जाए तो उसे एरिना का एस बनाना आसान था। फेलाके, रूल्स के हिसाब से वो हाफ बीस्टमैन मैंने खरीदा है। जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। सिबादा ने कहा। लेकिन एक डील है। अगर तुम एक बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने हिस्से में से एक्स्ट्रा दूंगा। क्या बात? फेलाके ने पूछा। जल्द ही एक बारबेरियन स्लेव का मैच लगाओ। सिबादा की आंखों में ठंडक उतर आई। मैं उसे एरिना में सबसे बुरी तरह मरते देखना चाहता हूं। बारबेरियन स्लेव? फेलाके हल्का सा हंसा। क्या बात है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि अब तक जिंदा है? वो बारबेरियन पॉइजन्स विडो का लवर है और वो उस पर जरूरत से ज्यादा फिदा है। सिबादा ने वाइन एक ही घूंट में खत्म कर दी। तुम जानते हो मेरा और पॉइजनस विडो का रिश्ता ठीक ठाक है। मैं नहीं चाहता कि एक स्लेव की वजह से वो सबके सामने मजाक बने। फेलाके हल्के से मुस्कुराया। सिबादा की चाल उसे साफ दिख रही थी, लेकिन उसके लिए ये बस एक छोटा सा ऑर्डर था जो ढेर सारा मुनाफा देने वाला था। एपिसोड 283 ब्लडथर्स्टी एरिना ट्रैप में एंट्री। 10 मिनट बाद शियोंग और छिन तियान को ब्लडी एरिना के वेटिंग एरिया में लाया गया। दोनों को स्पिरिचुअल एबिलिटी इनहिबिटर का एक डोज दिया गया। एक स्टार थीफ आगे आया, मैच की तात्कालिक लिस्ट देखी, शियोंग की तरफ इशारा किया और बोला, तू नेक्स्ट है, रेडी हो जा। फिर उसने छिन तियान की तरफ देखा। उसके बाद तेरी बारी है। इतना कहकर वो वहीं दोनों के पास खड़ा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये सुनते ही दोनों में से किसी के चेहरे पर वो डर या घबराहट नहीं दिखी जो आमतौर पर नए स्लेव फाइटर्स में होती है। उल्टा दोनों असामान्य रूप से शांत थे, जैसे आने वाली जानलेवा फाइट से उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। ये देखकर स्टार थीव्स थोड़ा चौंक गए। उन्हें लगा था कि स्टेज पर भेजने से पहले इन्हें डराने या मारने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनके एटीट्यूड से तो वो जरूरत ही नहीं दिखी। स्टार थीफ ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ सोचा और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। वो हाफ बीस्ट मैन पर दांव लगाने जा रहा था। 100 हंट स्टार थीव्स के अंदर नॉर्मल करेंसी बेकार थी। यहाँ सब कुछ ब्लड पॉइंट से चलता था।
अच्छा कमरा चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, यंग और खूबसूरत स्लेव्स चाहिए, या सजा वाले एरिया में जाकर अपनी बीमार इच्छाएं निकालनी हो, हर चीज के लिए ब्लड पॉइंट्स चाहिए होते थे। हर महीने स्टार थीव्स अपने लेवल के हिसाब से ब्लड पॉइंट्स देते थे, जैसे सैलरी। लेकिन ज्यादा चाहिए तो या तो हंटिंग मिशन पर जाओ या ब्लडी एरिना में जुआ खेलो और छोटा दांव लगाकर बड़ा फायदा उठाओ। स्टार थीव के जाने के बाद छिन तियान श्योंग के पास आया और धीमे से बोला, श्योंग, सावधान रहना। हूं। श्योंग ने सिर हिलाया और सुरंग के आखिरी छोर की तरफ देखा, जहां खून से सना गोल एरिना था। कुछ ही देर में स्टार थीव वापस आ गया। हाफ बीस्टमैन, चल। श्योंग बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। एरिना के अंदर जो स्पॉटलाइट अभी तक बंद थे वो अचानक जल उठे। पूरा फाइट एरिया दिन की तरह रोशन हो गया। चारों तरफ ऊंची स्टैंड्स पर भरे हुए स्टार थीव्स पागलपन में चिल्ला रहे थे। बोतलें और हथियार हवा में लहर रहे थे। अचानक लाल रंग के लंबे चोगे में एक होस्ट प्लेटफॉर्म पर कूदा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसकी आवाज पूरे एरिना में गूंज गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली खून उबाल देने वाली कत्लेआम की दावत में आपका स्वागत है। भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई। होस्ट की मुस्कान चौड़ी हो गई। सबसे पहले स्वागत कीजिए स्लेव्स का नाइटमेयर, आपका कार्निवल एरिना के एस में से एक स्कल क्रशर। भारी कदमों की आवाज के साथ 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल आदमी सुरंग से बाहर निकला। उसका ऊपरी बदन नंगा था, शरीर पर डरावने निशान थे। मसल्स लोहे जैसे कसे हुए थे। उसकी मुट्ठियां इतनी बड़ी थीं जैसे 2 स्टील हैमर हों। भीड़ एकदम फट पड़ी। कई लोग उसका नाम चिल्लाने लगे। होस्ट ने संतोष से चारों तरफ देखा, फिर रहस्यमय अंदाज में आवाज धीमी की, और आज रात उसका मुकाबला थोड़ा खास है। उसने जानबूझकर पॉज लिया, फिर जोर से चिल्लाया, वो एक न्यूकमर है, हाल ही में पकड़ा गया स्लेव। लेकिन वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो एक हाफ बीस्टमैन है। नाम है श्योंग। एक पल के लिए पूरा एरिना चुप हो गया, फिर अचानक शोर मच गया। हाफ बीस्टमैन? सच में इन्होंने हाफ बीस्टमैन पकड़ लिया? हा, आज तो मजा आएगा। इसी शोर के बीच श्योंग धीरे धीरे सुरंग से बाहर आया। उसका शरीर स्कल क्रशर से भी ज्यादा भारी लग रहा था। पहाड़ जैसी चौड़ी काया, हाथ, पैर और सीना भूरे फर से ढका हुआ। उसकी जानवर जैसी आंखों से निकलती ठंडी चमक ने आगे बैठे लोगों की सांसें रोक दी। होस्ट जोश में चिल्लाया, देखते हैं स्कल क्रशर अपनी अनबीटेबल कहानी जारी रखता है या ये हाफ बीस्टमैन हमें कोई सरप्राइज देता है। दांव जारी है। कत्लेआम शुरू होता है। तेज हॉर्न की आवाज के साथ एरिना के गेट्स जोर से बंद हो गए। स्कल क्रशर ने डरावनी हंसी हंसी। हाफ बीस्टमैन? हाँ, बस एक जानवर है, थोड़ा अलग। श्योंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से फाइटिंग स्टांस में आ गया। उसकी नजर ठंडी और फोकस्ड थी। स्टैंड से छिन तियान सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसके होठों के कोने हल्के से उठे। श्योंग, इन्हें दिखा दे असली बीस्ट क्या होता है। फाइट शुरू हुई। स्कल क्रशर पागलों की तरह हंसा और श्योंग की तरफ दौड़ा। उसकी विशाल मुट्ठी हवा चीरती हुई सीधे श्योंग के चेहरे की तरफ आई। ये घूंसा इतना ताकतवर था कि पहले कई फाइटर्स इसी से ढेर हो चुके थे। लेकिन श्योंग बस हल्का सा साइड हुआ और उसी वक्त दाईं मुट्ठी आगे बढ़ाई। धमाका! दोनों मुट्ठियां टकराईं और एक तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल स्कल क्रशर का चेहरा बिगड़ गया। उसकी ताकत जैसे वहीं टूट गई। उसका शरीर झटका खाकर पीछे उड़ गया और कई मीटर दूर जा गिरा। पूरा एरिना सन्न रह गया। स्टार थीव्स आंखें फाड़े ये सीन देख रहे थे। स्कल क्रशर पीछे उछल गया था और उसकी सबसे बड़ी ताकत, वो मुट्ठियां, एक ही वार में बेअसर हो गई थीं। जो हाथ कभी बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मेटल तक तोड़ देता था, आज उसी पर एक हाफ बीस्ट मैन का घूंसा भारी पड़ गया था। क्या आप एपिसोड 284 भी इसी तरह हिंदी अडाप्टेशन में चाहते हैं? एपिसोड 284 ब्लडी एरिना, ट्रैप में सीधा कदम, डबल चैप्टर पार्ट 2। स्कल क्रशर किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था। चेहरे की सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ गहरा डर बचा था। वह घूरते हुए श्योंग को देख रहा था। उसका गला हिला, आवाज कांप रही थी। तू आखिर है क्या चीज? कोई मॉन्स्टर है क्या? श्योंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। आखिरकार स्कल क्रशर पूरी तरह टूट गया और पलटकर भागने लगा। भाग रहा है? वो सच में एस्केप कर रहा है? पूरा एरिना हिल गया। एरिना का टॉप फाइटर स्कल क्रशर जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन श्योंग की स्पीड उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। लगभग पलक झपकते ही श्योंग उसकी पीठ के पीछे आ गया।
उसकी मोटी बाह ने स्कल क्रशर की गर्दन पीछे से जकड़ ली, लोहे की शिकंजे की तरह, और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। स्कल क्रशर ने बेतहाशा छटपटाना शुरू किया, लेकिन श्योंग की ताकत के सामने सब बेकार था, जैसे चींटी पेड़ हिलाने की कोशिश करे। अगले ही पल श्योंग की बाहों की मसल्स फूल गईं और उसने स्कल क्रशर को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! पूरा एरिना जोर से कांप उठा। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो स्कल क्रशर गहरे गड्ढे में कीचड़ की तरह पड़ा था। सारी हड्डियां चूर हो चुकी थीं। नाक, कान, मुंह से खून बह रहा था। बस हाथ पैरों की हल्की सी हरकत बता रही थी कि वो अभी जिंदा है, वो भी नाम मात्र। सन्नाटा। पूरे एरिना में कब्र जैसी खामोशी छा गई। सारे स्टार थीव्स सुन्न होकर उस नजारे को देख रहे थे, सांस लेना तक भूल गए। फिर अचानक उनकी आंखों में पागलपन और जोश भर गया। श्योंग, श्योंग। श्योंग धीरे से सीधा हुआ, हाथों से खून झटका और मुड़कर पैसेज की तरफ देखा। वेटिंग एरिया में किन तियान की आंखों में साफ हैरानी थी। दा श्योंग की ताकत सच में डरावनी है। कुछ लोग लगभग मरे हुए स्कल क्रशर को उठाकर ले गए। स्टार थीव्स के इशारे पर श्योंग रिंग से नीचे उतर गया। कुछ ही देर बाद होस्ट फिर से सामने आया। उसने गहरी सांस ली, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ और जोश से भरी आवाज में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने अभी एक हैरान कर देने वाली फाइट देखी। हाफ बीस्ट मैन श्योंग ने अपनी डोमिनेटिंग ताकत से स्कल क्रशर की अजेय कहानी को कुचल दिया। भीड़ में फिर से शोर मच गया। कई स्टार थीव्स अब भी उस शौक से बाहर नहीं आए थे। आंखों में जोश अब भी जल रहा था। और अब होस्ट ने अचानक आवाज ऊंची की, अगला न्यूकमर स्टेज पर आ रहा है। स्वागत कीजिए वुल्फ हुफू। पैसेज से एक पतला, नुकीले चेहरे वाला आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर चाकू के ढेर सारे निशान थे। आंखों में जानवर जैसी क्रूर चमक थी और होठों पर बेरहम मुस्कान। उसकी उंगलियों के जोड़ असामान्य रूप से बड़े थे। साफ था कि अनगिनत लड़ाइयों में निखरे थे। भीड़ फिर से चिल्लाई, लेकिन इस बार जोश के साथ थोड़ा डर भी था। पिछला न्यूकमर बहुत बड़ा सरप्राइज दे चुका था। कोई नहीं जानता था ये वाला क्या करेगा। और उसका सामने वाला होस्ट ने जानबूझकर ड्रामेटिक पॉज लिया। जंगली इलाकों से आया एक बारबेरियन। किन तियान धीरे धीरे पैसेज से बाहर आया। बिखरे काले बालों के नीचे उसकी ठंडी आंखें पूरे एरिना को स्कैन कर रही थीं। उसके शरीर पर पुराने काले बैटल पैटर्न थे जो लाइट में अजीब सी चमक दे रहे थे। पूरी बॉडी से खतरनाक और प्राइमल वाइब निकल रही थी। स्टार थीव्स आपस में फुसफुसाने लगे। सब किन तियान को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। इस बार कोई भी न्यूकमर को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे लगता है ये न्यूकमर ठीक ठाक है, इस पर बेट लगाता हूं। मैं तो वुल्फ पर ही बेट करूंगा, हर न्यूकमर दैत्य नहीं होता। फिर बैटल स्टार्ट। होस्ट के बोलते ही वुल्फ हुफू फट पड़ा। उसकी स्पीड पागलपन भरी थी। वो लगभग धुंध में बदल गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी की तेज रोशनी से चमक उठी और सीधे किन तियान के सिर की तरफ जा लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी? इन्हें तो इनहिबिटर लगाया जाता है ना? पूरा एरिना उछल पड़ा। कई स्टार थीव्स शॉक में खड़े हो गए। रूल्स के मुताबिक हर स्लेव को फाइट से पहले इनहिबिटर दिया जाता है ताकि वे खास ताकतें इस्तेमाल न कर सकें। फिर भी हुफू स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहा था। खत्म, ये बारबेरियन गया, किसी ने चिल्लाया। लेकिन जैसे ही हुफू की मुट्ठी किन तियान को लगने वाली थी, किन तियान की फिगर अचानक ब्लर हो गई। धम! एक भारी आवाज आई और हुफू का मूवमेंट वहीं जम गया। उसकी मुट्ठी हवा में रुकी रह गई। किन तियान की दाहिनी बांह उसके सीने को चीरती हुई बाहर निकल चुकी थी। खून किन तियान की बांह से टपक रहा था। हुफू की आंखें फटी रह गईं। वह यकीन न करते हुए नीचे देखने लगा। उसकी पीठ से बाहर निकली खून में लथपथ हथेली को देख रहा था। ये कैसे? किन तियान ने धीरे से बांह खींची। हुफू का शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा, धूल उड़ गई। पूरे एरिना में मौत जैसी खामोशी छा गई। स्टार थीव्स के मुंह खुले रह गए। कोई सांस लेना तक भूल गया। खत्म? एक ही मूव, इंस्टेंट किल। अगले ही पल धमाका। भीड़ पहले से भी ज्यादा पागल हो गई। किसने सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी से चीट करने वाला वुल्फ सिर्फ फिजिकल ताकत से एक पंच में मारा जाएगा? इस बारबेरियन की बॉडी हद से ज्यादा डरावनी थी। ब्लडी एरिना में अब इसका मुकाबला कौन कर सकता है? किन तियान ने हाथ से खून झटका। उसकी ठंडी नजर भीड़ पर घूमी और आखिर एक आदमी पर जाकर रुकी जिसके चेहरे पर अंधेरा था और होठों पर ठंडी मुस्कान। सिबादा, तू सच में हार नहीं मानता? हाँ। सिबादा ने मुट्ठी भींच ली। गुस्से से जोड़ चटकने लगे।
ठीक है, ठीक है। एक मामूली स्लेव बार बार उसकी बेइज्जती कर रहा था। अगर कोई और इसे नहीं संभाल सकता तो वो खुद निपटेगा। फेइलाके, मैं एक और डील के लिए तैयार हूं, सिबादा ने ठंडे स्वर में कहा। हाफ बीस्टमैन की कमाई का सिर्फ 10वां हिस्सा लूंगा, बाकी सब तुम्हारा। लेकिन वो बारबेरियन मुझे चाहिए। उसका स्लेव कंट्रोलर मेरे हवाले करो और एक कमरा तैयार रखो। मुझे उसे ठीक से सिखाना है। काफी नहीं, फेइलाके ने सिर हिलाया और आराम से बोला। इस बारबेरियन की वैल्यू मेरे हिसाब से हाफ बीस्टमैन से भी ज्यादा है। ये ऑफर कम है। सुनते ही सिबादा ने दांत भींच लिए। 2 ब्लड डीमन पिल्स और जोड़ दूं। अब ठीक है। फेइलाके हल्का सा मुस्कुराया। रूम 306। जाओ। ओके। सिबादा की आंखें किंतियान पर गड़ गईं। होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद ग्लैडिएटर मैच खत्म हो गया। किंतियान श्योंग के साथ बाहर नहीं गया। उसे सीधे एक कमरे में ले जाया गया। अंदर घुसते ही एक स्टार थीफ ने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। किंतियान वहीं खड़ा रहा, सामने देखते हुए। सिबादा एक हाथ में स्लेव कंट्रोलर और दूसरे में लोहे की कांटेदार कोड़ा पकड़े हुए था। वो तंज भरी नजर से किंतियान को देख रहा था। नीच स्लेव, फिर मिल गए? किंतियान ने शांत स्वर में कहा। हां, फिर मिल गए। किंतियान की ठंडक देखकर सिबादा का गुस्सा और भड़क गया। हाँ, लगता है पॉइजन्स विडो ने तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है, अपनी औकात भूल गया है। सिबादा ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए स्लेव कंट्रोलर किंतियान की तरफ तान दिया। आज तुझे दिखाऊंगा कि स्लेव हमेशा स्लेव ही रहता है। अब घुटनों पर आ जा। बीप। बटन जोर से दबाया गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। किंतियान वहीं शांति से खड़ा रहा। कुछ नहीं हुआ। सिबादा का चेहरा सख्त हो गया। क्या हो रहा है? कंट्रोलर काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं गलत वाला तो नहीं उठा लिया? सिबादा, मैं तुझे ढूंढने भी नहीं आया था और तू खुद मेरे सामने आ गया। किंतियान ने गले से बम वाला हार उतारते हुए बेपरवाही से कहा। 100 हंटस्टार थीव्स को मिटाने की शुरुआत आज तुझसे होगी। इतना कहते ही उसकी कलाई पर लिपटी हरी बेल अचानक पागलों की तरह बढ़ने लगी। नाचते सांप की तरह एक पल में सिबादा की पूरी नजर भर गई। खराब। सिबादा की पुतलियां सिकुड़ गईं। दिल के अंदर से गहरा डर उठने लगा। एपिसोड 285, गुस्से और पागलपन में भालू। फुश। चारों दिशाओं से बेलें लपक कर आईं और छोटे से कमरे में सिबादा को जकड़ लिया। उसके हाथ, पैर और गर्दन सब कसकर बंध गए। जितना वो छटपटाता उतना ही वो अजीब बेलें और टाइट होती जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि बेलों की सतह पर बने पुराने पैटर्न जिंदा चीजों की तरह हिलने लगे। पल भर में वो अनगिनत छोटे सकर में बदल गए जो उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को बेरहमी से खींचने लगे। सिबादा साफ महसूस कर पा रहा था। उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं, पूरी तरह लाल। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह भी बेलों से जकड़ा हुआ था। एक आवाज तक नहीं निकल पाई। वो आखिरी बची ताकत से शरीर मरोड़ने लगा, स्पिरिचुअल एनर्जी जलाकर निकलने की कोशिश की, मगर वो बेलें जैसे अंतहीन गड्ढा थीं। उसकी हर बूंद ताकत चूसती जा रही थी। किंतियान शांति से देख रहा था। उसे पता था जिएला की मौजूदा ताकत के सामने 5वें लेवल का नॉन ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट टिक ही नहीं सकता। विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। बेलों में मम्मी की तरह लिपटा सिबादा बस चेहरा बाहर था। आवाज कमजोर, आंखों में खौफ भरा हुआ। तू असल में है कौन? किंतियान ने उसका माथा छुआ और शांत आवाज में बोला, रॉयल कर्नल किंतियान। रॉयल कर्नल। सिबादा का शरीर बुरी तरह कांप गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि किंतियान यहां क्यों आया था। वो वॉरशिप और उस पर बैठा आदमी। प्लीज लॉर्ड किंतियान, मुझे मत मारिए। आप जो चाहें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सिबादा गिड़गिड़ाने लगा, पूरी तरह टूट चुका था। जरूरत नहीं। किंतियान की आंखों में पर्पल रोशनी चमकी। जो तू कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। इतना कहते ही उसका चेहरा बदल गया। एक पल में सिबादा के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। उसका अपना चेहरा। क्या? सिबादा की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले ही पल जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर तूफान की तरह उसके दिमाग में घुस गई, जैसे किसी ने तेज ब्लेड से उसकी आत्मा को चीर दिया हो। सोल डिवावर। सिबादा की आत्मा के टुकड़े किंतियान में समा गए। उसी के साथ उसकी यादें भी किंतियान को मिल गईं। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 12,450। सर
हरी बेल सिमट गई और फिर से किन तियान की कलाई पर ब्रेसलेट बनकर लिपट गई। किन तियान की नजर गहरी हो गई। उसने सिबादा के कपड़े उतारे। पल भर में उसकी बॉडी, स्किन, यहां तक कि शरीर पर मौजूद काले तिल तक सब सिबादा जैसे हो गए। कपड़े बदलने के बाद उसने सिबादा की लोहे की कांटेदार कोड़ा उठाई और लाश को पूरी तरह पहचान से बाहर कर दिया। सब खत्म करके उसने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा गार्ड अंदर झांकते ही सिहर उठा। लाश को डिस्पोज कर दो, किन तियान ने बिना भाव बदले कहा। यस कैप्टन। दो लोग सिबादा की लाश उठाकर लैब के बॉडी कलेक्शन एरिया की तरफ ले गए। बेस शिप पर लाशें भी एक तरह का रिसोर्स थीं, एक्सपेरिमेंट के काम आती थीं। रास्ते में उनकी मुलाकात 2 स्टार थीव्स से हुई जो श्योंग को उसके कमरे तक छोड़ रहे थे। दोनों ने खून से सनी लाश देखी और जिज्ञासा से पूछा, ये कौन है? स्टार थीफ ने लापरवाही से कहा, वही पहले वाला बारबेरियन। शायद कैप्टन सिबादा को नाराज कर दिया होगा। ये सुनकर दोनों को थोड़ा अफसोस हुआ। वे आगे चलकर उस बारबेरियन पर और बेट लगाने वाले थे, लेकिन एक ही फाइट के बाद कैप्टन सिबादा ने उसे खत्म कर दिया। चलो हम। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि आसपास की हवा जम सी गई। श्योंग का शरीर जोर से झटका खा गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ी, फिर अचानक डरावने लाल रंग में फैल गईं। उसके अंदर से ऐसी ठंडक फूटी कि आसपास का टेम्परेचर कई डिग्री गिर गया। किन तियान? उसकी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी, जैसे नरक की गहराई से निकली गुर्राहट। हर अक्षर बोलते हुए उसकी ताकत निचुड़ रही थी। लाश उठाए लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने देखा। इस हाफ बीस्ट मैन की स्किन गहरे लाल रंग में बदलने लगी। उसकी मसल्स जिंदा चीजों की तरह फड़कने और फूलने लगीं। नीली काली नसें त्वचा के नीचे उभर आईं। तुम लोग? श्योंग ने धीरे से सिर उठाया। उन लाल आंखों में अब कोई होश नहीं था, बस कत्ल की आदिम भूख उबल रही थी। उसके दांत बेकाबू होकर बाहर निकले। फटे होंठों से खून रिसने लगा। गले से जानवर जैसी खड़कती आवाज आ रही थी, सब मरोगे। ये शब्द गिरते ही दोनों स्टार थीव्स को मौत का एहसास हो गया। वे पीछे हटे ही थे कि श्योंग की फिगर ब्लर हो गई। धम, हवा फटती हुई महसूस हुई। उसके विशाल हाथों ने दोनों के सिर पकड़ लिए। उसके नाखून हड्डी जैसे पंजों में बदल चुके थे। धड़ाम, कॉरिडोर में भयानक आवाज गूंज उठी। दोनों शरीर वहीं ढेर हो गए। बिना सिर के शरीर कुछ पल तक पीछे हटने की पोज में खड़े रहे, फिर गिर पड़े। खून चारों तरफ फैल गया। गर्म खून श्योंग के चेहरे पर बहा, मगर उसने पलक तक नहीं झपकी। घ भारी सांसों के बीच श्योंग धीरे धीरे उस बिगड़े हुए शरीर के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो किन तियान को छूने वाला था, रुक गया। उसके नुकीले पंजे थरथराने लगे। वो डर रहा था कि जरा सा दबाव भी उस बचे खुचे शरीर को तोड़ देगा। एक गाढ़ी बूंद खून के तालाब में गिर पड़ी। जो हाफ बीस्टमैन नंगे हाथों से आर्मर्ड गाड़ियां फाड़ सकता था, वो अब खोए हुए बच्चे की तरह सिमट गया था। उसके चौड़े कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। वो दांत भींचे हुए था। मसूड़ों से खून निकल रहा था, फिर भी गले से निकलती सिसकी रोक नहीं पा रहा था। बिल्कुल किसी छोटे जानवर के दर्द भरे रोने जैसी। एपिसोड 286, रैम्पेज, पागल श्योंग, पार्ट 2। किन तियान। हर एक अक्षर में इतनी नफरत भरी थी, जैसे वो इस नाम को हड्डियों में उकेर देना चाहता हो, खून की हर बूंद में मिला देना चाहता हो। उसका इकलौता दोस्त, वही एक इंसान जिसने उसे गर्माहट और अपनापन दिया था, मर चुका था। मार डालो, मार डालो, तुम सबको मरना होगा। इसी पल श्योंग को एस्कॉर्ट कर रहे दोनों स्टार थीव्स को आखिर समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मरने की जल्दी है क्या? उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ाईं। उनकी मुट्ठियों पर तेज चमकती स्पिरिचुअल एनर्जी भड़क उठी और वे श्योंग के नाजुक पॉइंट्स पर टूट पड़े। 100 स्टार थीव्स के मेंबर, ब्लडी एरिना के जल्लाद, दोनों सेकंड लेवल स्पिरिचुअलिस्ट थे। एक पंच में स्टील प्लेट तोड़ देने की ताकत रखते थे। लेकिन धम धम, श्योंग की मुट्ठियां सीधी उनसे टकराईं। कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, कोई दिखावा नहीं, फिर भी जैसे दो भारी हथौड़े हों। दोनों की स्पिरिचुअल डिफेंस पल भर में चकनाचूर हो गई। कड़क, हड्डियां टूटने की तेज आवाज गूंज उठी। दोनों स्टार थीव्स की बाहें अजीब तरह से मुड़ गईं। हड्डियां इंच दर इंच टूटती चली गईं। नहीं, वे डर से आंखें फाड़े रह गए। चीखने तक का मौका नहीं मिला, इससे पहले ही श्योंग की मुट्ठियां उनके सीने पर जा लगी। धम, भयानक ताकत फूटी और दोनों शरीर गुड़ियों की तरह उड़ते हुए कॉरिडोर की दीवार से जा टकराए।
दीवार में गहरे गड्ढे बन गए, मुंह से खून और अंदरूनी अंगों के टुकड़े उछल पड़े। जब वे नीचे फिसले तो उनका पूरा सीना पिचक चुका था, बस मांस और खून का ढेर रह गया। तेज अलार्म बज उठा, लाल वार्निंग लाइट्स जल उठीं। पूरा मेटल कॉरिडोर खून से भरे तालाब जैसा दिखने लगा। पैसेज बी में दंगा, दोहराया जा रहा है, पैसेज बी में दंगा। इमरजेंसी अनाउंसमेंट के बीच ब्लडी एरिना के गार्ड्स कोने से दौड़ते हुए आ गए। उनके हाथों में अलग अलग ठंडे हथियार थे। स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर एक्स, प्लाज्मा भाले, शॉकिंग चेन ब्लेड। हर हथियार पर अलग रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लिपटी हुई थी। आगे खड़ा कैप्टन नीली आग में जलती विशाल तलवार लहराते हुए चिल्लाया, टारगेट कंफर्म, हाफ बीस्टमैन स्लेव है, फॉर्मेशन बनाओ। 12 स्टार थीव्स ने तुरंत बैटल फॉर्मेशन बना लिया। उनके हथियारों की स्पिरिचुअल एनर्जी आपस में मिलकर कॉरिडोर में मौत की दीवार खड़ी कर रही थी। मारो। सबसे पहले स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर एक्स झपटी। कुल्हाड़ी पर लिपटी बिजली जैसी एनर्जी किसी विशाल जानवर को भी राख बना सकती थी। श्योंग हिला तक नहीं। उसकी नसों से भरी दाहिनी मुट्ठी सीधे उससे टकराई। क्लैंग, धातु टूटने की साफ आवाज आई। स्टील से बनी कुल्हाड़ी का सिर एक पंच में चूर हो गया। कुल्हाड़ी पकड़े स्टार थीफ का हाथ झटका सह नहीं पाया। वो संभल भी नहीं सका था कि श्योंग ने उसका चेहरा पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। धम। खोपड़ी टूटने की आवाज प्लाज्मा भाले की गूंज में दब गई। 3 प्लाज्मा भाले तेज ताप वाली ऊर्जा से लिपटे एक साथ श्योंग की पीठ में घुसाए गए, लेकिन वे उसकी स्किन के नीचे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। श्योंग की मसल्स जिंदा चीजों की तरह फड़क उठी और भालों के सिरे कसकर जकड़ लिए। ये कैसे हो सकता है? स्टार थीव्स डर से चीख पड़े। श्योंग धीरे धीरे मुड़ा। उसकी पीठ की मसल्स मरोड़ी और 3 तेज पॉप की आवाज के साथ स्पेशल अलॉय के भालों के सिरे टूट गए। उसने तीनों भालों की डंडियां पकड़ी और कोड़े की तरह घुमाकर तीनों स्टार थीव्स को दीवार पर दे मारा। धम धम धम। 3 जगह एक साथ खून के फव्वारे फूट पड़े। डरो मत, ये घायल है, कैप्टन ने हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाया। सच में श्योंग का शरीर जख्मों से भरा था। बायां कंधा स्पिरिचुअल एनर्जी की आग से काला पड़ चुका था। पीठ में टूटे भालों के टुकड़े फंसे थे, लेकिन ये चोटें उसे रोकने की जगह और पागल बना रही थीं। 5 स्टार थीव्स ने एक साथ स्पिरिचुअल एनर्जी स्किल एक्टिव की। स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रैंगल। 5 अलग अलग रंग की एनर्जी चेन उनके हथियारों से निकली और श्योंग के हाथ, पैर और गर्दन में लिपट गईं। चेन के कांटे उसके मांस में धंस गए और उसकी लाइफ फोर्स खींचने लगे। ग्र। श्योंग के गले से गहरी गुर्राहट निकली। उसकी मसल्स आंखों के सामने फूलने लगीं। नीली काली नसें स्किन के नीचे जाल की तरह फैल गईं। अचानक सारी चेन एक साथ कस गईं, लेकिन स्टार थीव्स ने नहीं खींचा था, श्योंग ने। स्नैप स्नैप स्नैप। एक एक करके सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चेन टूट गईं। एनर्जी के झटके से 5 स्टार थीव्स के मुंह से खून निकल पड़ा। वे खौफ में देखते रह गए। वो दैत्य जैसा फिगर जंजीरों से आजाद होकर आगे बढ़ा। हर कदम पर मेटल फ्लोर में गहरे निशान छूटते गए। मॉन्स्टर मॉन्स्टर। एक हाफ बीस्ट मैन बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के सिर्फ शरीर से स्पिरिचुअलिस्ट स्टार थीव्स को मुर्गियों की तरह काट रहा था। अगर ये मॉन्स्टर नहीं है तो क्या है? छपाक। श्योंग ने पास वाले स्टार थीव को पकड़ा। दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और धीरे धीरे खींचा। चीख के बीच उसका शरीर कपड़े की तरह फट गया। अंदरूनी अंग चारों तरफ बिखर गए। बाकी बचे स्टार थीव्स पूरी तरह टूट गए। उन्होंने हथियार फेंक दिए और भागने लगे, लेकिन श्योंग ने पीछा किया। एक को कमर से 2 हिस्सों में तोड़ दिया, दूसरे की खोपड़ी को चल दी, आखिरी को टखने से पकड़कर हथियार की तरह घुमाया और सामने आ रही मदद पर फेंक दिया। धम। अभी अभी पहुंचे 20 स्टार थीव्स पूरी तरह बिखर गए। श्योंग मौका पाकर भीड़ में घुस गया। उसके हाथ पैर सबसे आदिम कत्ल के हथियार बन चुके थे। कोई तकनीक नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस शुद्ध ताकत और रफ्तार। धम। एक पंच में स्पिरिट शील्ड टूटी और पीछे खड़े स्टार थीफ का सीना धंस गया। कड़क। कोहनी के वार से अलॉय बैटल सेबर टूट गई और वही वार आगे बढ़कर चलाने वाले का गला चीर गया। फस। ब्लेड जैसी हथेली सीधे पेट में घुसी और खून से लथपथ आंतें बाहर खींच लीं। पूरा कॉरिडोर कत्लखाना बन चुका था। ये हाफ बीस्ट मैन एक थकान रहित किलिंग मशीन था। हर अटैक एक जान काट रहा था,
जब आखिरी स्टार थीफ को उसकी अपनी चेन ब्लेड से मरोड़कर कीमा बना दिया गया तो पूरे 50 मीटर लंबे कॉरिडोर में एक भी सही सलामत मेटल दीवार नहीं बची थी। हर तरफ गड्ढे, खून और फटे मांस के टुकड़े थे। श्योंग लाशों के ढेर के बीच खड़ा था, पूरा खून में नहाया हुआ। उसकी हालत भयानक थी। टूटी तलवार उसके बाएं पेट में धंसी थी। दाहिने पैर पर 3 गहरे घाव थे, हड्डी तक दिख रही थी। फिर भी उसकी आंखों की खूनी आग बुझी नहीं थी। दूर से भारी कदमों की आवाज आई। इस बार स्टार थीव्स की एलीट गार्ड यूनिट थी। सबने स्पिरिट आर्मर पहन रखा था और हाथों में रूण हथियार थे। श्योंग ने बस दांत दिखाए, खून से सने नुकीले दांत। वो झुका और जमीन से 2 सबसे बड़े वॉर एक्स उठा लिए। उन्हें हाथों में खूबसूरती से घुमाया। आओ। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे रेत धातु पर रगड़ खा रही हो। जितने ज्यादा उतना अच्छा। ये हाफ बीस्टमैन कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एलीट गार्ड कैप्टन कुलॉन ने भारी आवाज में कहा, पहले काबू करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो मार डालो। यस। गार्ड्स की आंखों में कत्ल की चमक जल उठी। रुको। अचानक मेटल कॉरिडोर के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। एक फिगर तेजी से आगे बढ़ा और गार्ड्स के सामने आकर खड़ा हो गया। कैप्टन सिबादा। सिबादा को देखकर कुलॉन ने राहत की सांस ली। हाफ बीस्टमैन की वहशी तबाही देखने के बाद उसे भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब कैप्टन लेवल 5 पावर हाउस सिबादा आ चुका था। हाफ बीस्टमैन का अंत तय था। इसे मुझे सौंप दो, सिबादा ने गहरी आवाज में कहा। किसी ने नहीं देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए शौक और अपराध बोध चमका। किंतियान ने एक नजर में सब समझ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्योंग उसकी अपनी लाश देख लेगा। उसकी मौत ने श्योंग के अंदर पागलपन भड़का दिया था, खून की नदी बहा दी थी। बस फर्क इतना था कि श्योंग की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा निकली। पूरी तरह हथियारबंद स्पिरिचुअलिस्ट स्टार थीव्स को भी उसने बिना निशान छोड़े काट डाला। टप टप टप। सबकी नजरों के बीच सिबादा धीरे धीरे श्योंग की तरफ बढ़ा। श्योंग ने सीधे उसे घूरा। उसकी जानवर जैसी समझ सिबादा के खतरनाक ऑरा को महसूस कर रही थी। उसका शरीर थोड़ा झुका, सारी मसल्स तन गईं, गले से नीची गुर्राहट निकली। तभी श्योंग के दिमाग में एक जानी पहचाना आवाज गूंजी। श्योंग, सामने जो है वो मैं हूं, किंतियान। आवाज सुनते ही श्योंग का शरीर जोर से कांप गया। एपिसोड 287, लैबोरेटरी और कार्ल। द श्योंग, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मैं हूं, छिंतियान। श्योंग के पेट में फंसी टूटी हुई तलवार को देखते हुए छिंतियान की आंखों में हल्की सी गिल्ट चमकी। फिर उसने मानसिक कम्युनिकेशन में बोलना जारी रखा। ये मेरी एबिलिटी है। मैं तुमसे सीधे दिमाग से बात कर सकता हूं। किसी और को इसका पता नहीं चलेगा। जमीन पर पड़ा जो शरीर है वो मेरा नहीं है, वो सिबादा का है। मैंने अपना रूप बदलकर उसका चेहरा ले लिया है। श्योंग ने छिंतियान को घूरकर देखा। उसकी आंखों में छाई लालिमा थोड़ी कम हुई, लेकिन भरोसा अभी पूरा नहीं था। श्योंग के दिल की शंका समझते हुए छिंतियान बोला, तुम्हें बचपन में एक इंसानी कपल ने गोद लिया था। 8 साल की उम्र में तुम्हारी मुलाकात अपने मेंटर से हुई थी। वो एक हाफ बीस्टमैन था, नाम था गुरु। उसी ने तुम्हें लड़ना और मार्शल टेक्निक सिखाई थी। ये सुनते ही श्योंग के चेहरे से सारी शंका गायब हो गई। ये बातें उसने सिर्फ छिंतियान को बताई थीं। किसी और को जानना नामुमकिन था। दा श्योंग, आगे मुझे एक जरूरी काम करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ी तकलीफ सहनी होगी। ठीक है, श्योंग ने बिना सोचे हामी भर दी। धम। छिंतियान तेजी से आगे बढ़ा। श्योंग ने मुट्ठी भींचकर उसके सिर पर वार किया, लेकिन छिंतियान साइड में हट गया। अगले ही पल उसने जोरदार पंच श्योंग के पेट में मारा। धम। श्योंग का भारी शरीर पीछे उड़ता हुआ मेटल की दीवार से जा टकराया। दीवार तक कांप गई। श्योंग तुरंत उठा और गुस्से में दहाड़ता हुआ फिर से छिंतियान की तरफ दौड़ा, लेकिन छिंतियान ऐसे बचता रहा जैसे एरिना में कोई प्रो फाइटर हो। सही मौके पर उसने जोरदार किक मारी और श्योंग को जमीन पर गिरा दिया। शायद ज्यादा चोट या थकान की वजह से श्योंग को खांसी आई। थोड़ा तड़पा, लेकिन फिर उठ नहीं पाया। ये देखकर एलीट गार्ड के लोग राहत की सांस लेने लगे। कैप्टन लेवल एक्सपर्ट वाकई अलग ही होते हैं। सिर्फ एक पंच और एक किक में मामला खत्म। ठक ठक ठक। उसी वक्त ब्लडी एरिना का मैनेजर फेलाक अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। मेटल कॉरिडोर में लाशें और खून देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। सिबादा। उसकी आवाज ठंडी थी। यही है वो स्लेव जिसे तुमने ट्रेन किया था? इसका जवाब देना पड़ेगा। फेलाक, मुझे अफसोस है। छिंतियान पहले ही जान चुका था कि
कि ये लाल बालों वाला आदमी फेलाक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस बर्बर की मौत से ये हाफ बीस्ट मैन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। छिन तियान के चेहरे पर माफी झलकी। ऐसा करते हैं, जितने लोग तुम्हारे मरे हैं उनकी जगह मैं अपने लोग दूंगा, ऊपर से एक एक्स्ट्रा ब्लड डेमन पिल। ये सुनकर फेलाक का मूड थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, आज तुम्हारी बात रख लेता हूं। लेकिन उसने जमीन पर घुटनों के बल पड़े श्योंग को देखा, जो हाँफ रहा था, और हंसते हुए बोला, तुम स्लेव ट्रेन करने में अभी कच्चे हो। ये हाफ बीस्टमैन मैं अपने पास रखूंगा, इसे सही स्लेव बनाऊंगा। ये सुनकर छिन तियान शांत आवाज में बोला, फेलाक, तुम्हारे सारे तरीके मैं ट्राई कर चुका हूं। हाफ बीस्टमैन के लिए दर्द काम नहीं करता, उससे उनका जंगलीपन और भड़कता है। लेकिन एक चीज है जिसे वो सहन नहीं कर पाते, भूख। इसे पहले कुछ दिन भूखा रखो, उसके बाद ट्रेनिंग अपने आप आसान हो जाएगी। फेलाक ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, पहले तुम्हारा तरीका ट्राई करते हैं। सिबादा सही था, हर स्लेव के लिए अलग तरीका चाहिए। कुछ स्लेव सिर्फ हिंसा से काबू में आ जाते हैं, कुछ को उनके अपनों की धमकी देकर झुकाया जाता है, और कुछ, जैसे ये हाफ बीस्टमैन, दर्द से नहीं डरते बल्कि भूख या लंबे कैद से टूटते हैं। इसे पहले ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, फिर कन्फाइनमेंट रूम में बंद करो, 3 दिन तक भूखा रखो। फेलाक ने ऑर्डर दिया। जी। सुबॉर्डिनेट्स ने सावधानी से श्योंग के हाथ पैर में आयरन कफ लगाए और उसे ले गए। छिन तियान श्योंग को जाते देखता रहा, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। ये बस एक अस्थायी उपाय था, वो श्योंग को भूख से तड़पते हुए नहीं देखेगा। उसकी एबिलिटी से श्योंग तक खाना पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं था। फेलाक, मैं अपने रूम जा रहा हूं, 3 ब्लड डेमन पिल तुम्हें भिजवा देता हूं, छिन तियान बोला। ठीक है। फेलाक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ब्लड डेमन पिल, जो खुद बिग बॉस ने बनाई थी, शरीर को मजबूत करती थी और स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ाती थी। टियर 5 एक्सपर्ट्स के लिए भी ये कीमती चीज थी। इन 3 पिल्स से उसकी ताकत और ऊपर जा सकती थी। कुछ देर बाद याददाश्त के सहारे छिन तियान सिबादा के रूम तक पहुंचा। फेस स्कैन होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने कैबिनेट के पीछे से एक आयरन बॉक्स निकाला। कई लेयर वाले पासवर्ड डालने के बाद बॉक्स खुला। अंदर एक चीनी मिट्टी की बोतल थी, उसमें सिर्फ 3 ब्लड डेमन पिल थीं। अब वो तीनों फेलाक की होने वाली थीं। लेकिन देने से पहले छिन तियान ने उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया। जाओ, ये फेलाक को दे दो। उसने बोतल एक सबॉर्डिनेट को पकड़ा दी और 2 टीमों को फेलाक के पास रिपोर्ट करने भेज दिया। सब निपटाने के बाद अब असली काम शुरू होना था। सिबादा की यादों के मुताबिक वो साइंटिस्ट 100 हंटस्टार थीव्स के जहाज पर लाया गया था और सीधे सबसे रहस्यमय लैब में गया था। उसके बाद कभी बाहर नहीं आया। उसे ढूंढने के लिए लैब में घुसना ही पड़ेगा। गार्ड्स की ताकत का अंदाजा ना होने की वजह से छिन तियान ने जल्दबाजी नहीं की। वो इनविजिबल मोड में लैब के पास रुका। करीब 2 घंटे बाद एक व्हाइट कोट पहने टेक्नीशियन बाहर निकला। वो पास के वेयरहाउस गया और नया लैब इक्विपमेंट लेकर आया। सब सामान एक ट्रांसपोर्ट रोबोट पर रखकर वो वापस मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट से गुजरा, उसके सिर के पीछे जोरदार दर्द हुआ और वो बेहोश हो गया। कुछ पल बाद वही टेक्नीशियन रोबोट के साथ चलते हुए लैब की तरफ बढ़ा। बीप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पास। मैकेनिकल आवाज के साथ अलॉय दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा बेहद बड़ा था। आधे फुटबॉल ग्राउंड जितनी गोल जगह। छत से लटकती शैडोलेस लाइट्स पूरे लैब को ठंडी सफेद रोशनी से भर रही थीं। हवा में अजीब सी तेज गंध थी जिससे सांस अपने आप रुक सी जाती थी। बाईं तरफ कई सिलेंडर जैसे टैंक थे जिनमें हल्का हरा लिक्विड भरा था। उनके अंदर इंसान, एलियन और कुछ अजीब बदले हुए शरीर तैर रहे थे। दाईं तरफ डिसेक्शन एरिया था। ऑपरेशन टेबल पर पुराने खून के निशान थे और कुछ ताजा बॉडीज रखी थीं। बीच में कंट्रोल एरिया था। 5 रिसर्चर व्हाइट कोट में होलोग्राफिक स्क्रीन के सामने काम कर रहे थे, जहां जीन और डेटा लगातार घूम रहा था। उनमें से एक इंसान सबसे अलग दिख रहा था। कद में छोटा, कंधे झुके हुए, लेकिन सबसे डरावनी बात उसका सिर था। सामान्य इंसान से लगभग 2 गुना बड़ा सिर, ग्रे रंग की स्किन पर उभरी हुई नसें जो उसकी सोच के साथ धड़क रही थी। छिन तियान की आंखें चमकी। यही था इस लैब का चीफ साइंटिस्ट कार्ल। एपिसोड 288 बैड न्यूज इनविजिबल हैंड। जीन सीक्वेंस G1147 रिजेक्शन के साइन दिखा रहा है। डॉक्टर कार्ल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को घूर रहा था, खुद से बड़बड़ाते हुए। उसकी आवाज अजीब तरह से तेज थी, जैसे मेटल के रगड़ने की आवाज। स्टेबिलिटी के लिए स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइजर की डोज बढ़ानी पड़ेगी।
उसकी उंगलियां होलोग्राफिक कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। उसके बदले हुए खोपड़ी पर नसें उसके ख्यालों के साथ धड़क रही थीं। प्रोजेक्शन में जीन चेन फिर से अरेंज होने लगी और एक खतरनाक रेड वार्निंग फ्लैश हुई। डॉक्टर, सैंपल की टॉलरेंस पहले ही लिमिट पर है, एक फीमेल रिसर्चर ने धीरे से याद दिलाया, डोज बढ़ाने से। चुप रहो, कार्ल अचानक चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से में फैल गईं। क्या पता है तुम्हें? ये ग्राउंड ब्रेकिंग इवोल्यूशन है। दर्द तो टेम्पररी होता है। वो झटके से मुड़ा। लैब कोट के नीचे लगे उसके मैकेनिकल पार्ट्स कीबोर्ड पर तेजी से टैप करने लगे। प्रोजेक्शन बदलकर एक सर्जिकल टेबल दिखाने लगा जहां एक यंग मैन बंधा हुआ था। उसके शरीर में कई ट्यूब्स लगे थे और स्किन के नीचे अजीब हलचल थी, जैसे कुछ बदल रहा हो। देखा? कार्ल की आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। बस स्पिरिचुअल एनर्जी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थोड़ा और एडजस्ट करो और हम हिस्ट्री बना देंगे। स्पिरिट बीस्ट जीन को एक स्पिरिचुअलिस्ट के जीन में परफेक्टली मर्ज करके पहला बीस्ट स्पिरिट वॉरियर। अचानक उसकी मैकेनिकल आर्म झटकी और तीखी जज़ज़ जैसी आवाज निकली। कार्ल ने चिढ़कर उसे थपथपाया और फीमेल रिसर्चर पर चिल्लाया, नया स्टेबलाइजर लाओ अभी। इतना कहते ही उसने पीछे से लौटे एक्सपेरिमेंटर को देखकर गुस्से में कहा, इतना स्लो क्यों हो? इक्विपमेंट रेडी करो, अगला एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। जी डॉक्टर। छिन तियान ने रिसर्चर की सॉइल फ्रैगमेंट्स की यादों के हिसाब से इक्विपमेंट अरेंज करना शुरू किया। फीमेल रिसर्चर कांपते हाथों से एक टेस्ट ट्यूब लाई जिसमें हल्की नीली चमक थी। उसके अंदर गाढ़ा स्पिरिचुअल पावर स्टेबलाइजर था। कार्ल ने टेस्ट ट्यूब छीनी और अपनी मैकेनिकल आर्म से उसे सटीक तरीके से सिरिंज में लोड किया। हिस्ट्री देखने का पल आ गया है। कार्ल ने बुदबुदाते हुए सुई एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की गर्दन की नस में लगा दी। जैसे ही नीला लिक्विड धीरे धीरे अंदर गया, टेबल पर पड़ा यंग मैन तड़प उठा। उसकी स्किन का रंग बदलने लगा और मसल्स में अजीब खिंचाव दिखा। जीन फ्यूजन रेट बढ़ रहा है। फीमेल रिसर्चर मॉनिटर स्क्रीन को घूरते हुए बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। 65, 72, 80। कार्ल की उभरी हुई आंखें सब्जेक्ट पर जमी थीं। उसके होठों पर टेढ़ी स्माइल फैल गई। देखा, यह है इवोल्यूशन की ताकत। सब्जेक्ट का शरीर और बदलने लगा। नाखून सख्त होने लगे, रीढ़ अजीब एंगल पर झुक गई, चेहरा धीरे धीरे बीस्ट जैसे फीचर्स लेने लगा। 90, 95। फीमेल रिसर्चर डर से बोली, डॉक्टर, फ्यूजन सेफ्टी लिमिट से ऊपर चला गया है। चुप रहो, बस थोड़ा और होल्ड करो, क्रिटिकल पॉइंट ब्रेक करना है। कार्ल कंट्रोल कंसोल पर पागलों की तरह सेटिंग्स बदलने लगा। अचानक मॉनिटर का डेटा बुरी तरह फ्लक्चुएट करने लगा। नहीं, इम्पॉसिबल। कार्ल का चेहरा सख्त हो गया। जीन चेन ऐसे कैसे? सब्जेक्ट ने दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसका शरीर कंट्रोल से बाहर डिफॉर्म होने लगा। बदलाव बेहद अनस्टेबल हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ। एक के बाद एक हिस्से फेल होने लगे। सर्जिकल टेबल पर सब कुछ बिखर गया। जल्दी सप्रेशन प्रोग्राम एक्टिवेट करो, कार्ल हिस्टेरिकली चिल्लाया। फीमेल रिसर्चर ने घबराकर कंसोल ऑपरेट किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो गया। पूरा लैब खामोश हो गया। हवा में बस अजीब सी गंध और सन्नाटा रह गया। कार्ल वहीं खड़ा रह गया। उसका लैब कोट गहरा रंग पकड़ चुका था। वह बड़बड़ाया, फिर से फेल। अचानक वो भड़क उठा और सर्जिकल टेबल पर मुक्का मारा। हर बार बस थोड़ा सा कम क्यों रह जाता है? पूरा पागल। छिन तियान ने सब कुछ देखा और समझ गया कि कार्ल का गोल क्या है। वो जेनेटिक टेक्नोलॉजी से ऐसे जीन वॉरियर्स बनाना चाहता था जो ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट को टक्कर दे सके। अगर वो कामयाब हो जाता तो एम्पायर ही नहीं, पूरा कॉस्मोस हिल जाता। खुशकिस्मती से अभी तक एक भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ था। कार्ल ने लैब कोट उतारा और पास के वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। जाते जाते बोला, नॉर्वन, अगला नंबर तुम्हारा है। एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी रहना। जी डॉक्टर। कुछ देर बाद वॉशरूम के अंदर कार्ल ने चेहरा धोया और बाहर की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, कमाल की एबिलिटी है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाना। अगर तुम्हारा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो शायद तुम बच निकलते। इतना कहकर उसने इंटरनल कम्युनिकेटर निकाला। नंबर डालकर जैसे ही कॉल करने वाला था, अचानक उसका शरीर जकड़ गया। जैसे उसकी सोल फ्रीज हो गई हो, वो हिल भी नहीं पाया। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सच कहूं तो पहली बार कोई मुझे ऐसे पकड़ पाया है, और वो भी इस वजह से। एक आवाज गूंजी। खाली जगह से एक फिगर उभरा। डॉक्टर कार्ल, लगता है आपकी एबिलिटीज भी कमाल की हैं। छिन तियान आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब भी एक्सपेरिमेंटर नॉर्वन का ही चेहरा था। वो धीरे धीरे कार्ल के पास आया
उसकी नजरें गहराई से उसे परख रही थीं। एपिसोड 289, बैड न्यूज, द इनविजिबल हैंड, पार्ट 2। मैग्नेटिक फील्ड, यही तुम्हारी एबिलिटी है? तुम कोई सुपर पावर यूजर हो? तुम कौन हो? कार्ल ने तीखी आवाज में पूछा, जानबूझकर जोर से बोलते हुए ताकि बाहर वालों तक आवाज पहुंचे। चिल्लाना बंद करो। छिंतियान ने आसपास इशारा किया। हवा जैसे मुड़ गई हो, स्पेस में लहरें दौड़ने लगीं। ये मेरी एबिलिटी है, स्पेशल फोर्स फील्ड। इस फील्ड के अंदर कोई भी साउंड बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर कार्ल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम रॉयल मिलिट्री से हो? छिंतियान ने सिर हिलाया। बिल्कुल। लगता है तुम समझ चुके हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। कार्ल ने सिर झटका। तुम लेट हो गए। डॉक्टर शिये पहले ही मर चुके हैं। क्या? ये सुनते ही छिंतियान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत कार्ल का कॉलर पकड़ लिया और सख्ती से पूछा, मर गए? कब मरे? किसने मारा? कार्ल बोला, जिस दिन डॉक्टर शिये स्पेसशिप में आए थे। लीडर उन्हें मेरे पास लाया, ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन दिया, फिर अगले रूम में ले गया। जब दरवाजा खुला तब डॉक्टर शिये पहले से डेड थे। ये सुनते ही छिंतियान का दिल डूब गया। डॉक्टर शिये को बचाने के लिए मिलिट्री ने कितने लोग, कितना पैसा और कितना रिसोर्स झोंक दिया था, और उसने खुद भी इस मिशन के लिए बहुत कुछ खोया था। लेकिन किसने सोचा था कि 100 स्टार थीव्स उन्हें पकड़ने के पहले ही दिन मार देंगे? ऐसा क्यों हुआ? छिंतियान पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। सबका मानना था कि 100 स्टार थीव्स ने डॉक्टर शिये को उनके नॉलेज, टेक्नोलॉजी और मेजर साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स की वजह से किडनैप किया है ताकि बाद में बड़ा फायदा उठा सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे मार दिया। ऐसा करके उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मिलिट्री का पूरा फोकस और अटैक अपनी तरफ खींच लिया। छिंतियान की आंखें गहरी हो गईं। उसे ये खबर जल्द से जल्द डायरेक्टर यान छिंग को देनी थी, लेकिन उससे पहले सामने खड़े आदमी को संभालना जरूरी था। छिंतियान की आंखों में चमक देखकर कार्ल जल्दी से बोला, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। इन सालों में मैंने कई साइंटिफिक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अपनी जान के बदले उन्हें सौंप सकता हूं। एम्पायर को जरूर प्रॉफिट होगा। छिंतियान ये जानता था, सिर्फ एक यूथ पोशन ही अकल्पनीय इकोनॉमिक वैल्यू पैदा कर सकता था। और कार्ल सच में एक जीनियस साइंटिस्ट था, भले ही थोड़ा एक्सट्रीम हो। एम्पायर शायद ही उसे ठुकराए। लेकिन छिंतियान कार्ल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। अगर वो सरेंडर का नाटक करके चुपके से 100 स्टार थीव्स को खबर दे दे तो मामला बिगड़ सकता था। छिंतियान ने अपना हाथ कार्ल के माथे पर रखा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, सोल सील। उसे हैरानी हुई, कार्ल का शरीर पूरी तरह नॉर्मल था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर बेहद स्ट्रांग थी, लगभग टियर 4 स्पिरिट मेज के बराबर। इतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर, वो भी एक नॉर्मल बॉडी में। कोई शक नहीं कि उसका सिर ऐसा क्यों डिफॉर्म हो गया था। बेशक इतनी ताकत के बावजूद छिंतियान के सामने कार्ल के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। सोल सील आसानी से कार्ल की सोल में बैठ गई। मां मास्टर। कार्ल ने सिर झुका लिया। साफ था कि उसे किसी को मास्टर बुलाने में अभी अजीब लग रहा था। कार्ल, तुम्हारा सिर जन्म से ऐसा था या किसी एक्सटर्नल वजह से ऐसा हुआ? छिंतियान ने पूछा। कार्ल ने समझाया, कई साल पहले मैंने गलती से एक ऐसा पोशन बना लिया था जो ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ाता था। कई क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद पोशन सेफ निकला, लेकिन उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट था, हेड डिस्टॉर्शन। लेकिन मेरे लिए अपीयरेंस से ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट जरूरी था। मैंने खुद पर वो पोशन यूज किया और ऐसा बन गया। उसी के साथ मुझे ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड सेंस करने की एबिलिटी भी मिली। तो बात ये थी, इसीलिए टियर 6 और टियर 7 के लोग भी उसके डिस्गाइज को नहीं पकड़ पाए, लेकिन कार्ल ने तुरंत पहचान लिया क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर सकता था। मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ सालों से जीन बॉम्ब पर रिसर्च कर रहे हो, छिंतियान ने पूछा। ये सुनते ही कार्ल हंस पड़ा। वो सब बस उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। जीन बॉम्ब रिसर्च करने से मुझे कोई फायदा नहीं। मेरा असली गोल सिर्फ एक है, ह्यूमन जीन में छुपे लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को खोलना और फिर हासिल करना ट्रू इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी, कार्ल के शब्दों में गहरी एम्बिशन थी। कार्ल, मैं तुम्हें बता देता हूं, 100 स्टार थीव्स का अंत तय है। 3 दिन के अंदर रॉयल आर्मी के वॉरशिप्स यहां पहुंच जाएंगे। छिंतियान ने गंभीर आवाज में कहा, इस दौरान तुम्हारा एक ही काम है, सारा रिसर्च डेटा और रिजल्ट्स बैकअप करना और इंसानों पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स तुरंत रोकना। जी, कार्ल ने सिर हिलाया। असल में उसे किसी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत ही नहीं थी, सारा डेटा उसके दिमाग में था। और हाँ, नॉर्वन नाम का एक्सपेरिमेंटर मर चुका है। आगे मैं लैब में दिखाई नहीं दूंगा। बाहर वालों को शक न हो, इसके लिए कोई ठीक सा बहाना बना लेना। जी। कुछ देर बाद
छिनतियान बीमारी का बहाना बनाकर लैब से निकला, सिबादा के रूम में लौटा और तुरंत वॉइड शटलिंग यूज करके स्पेस में पहुंच गया। वहां से उसने यान छिंग को कॉल किया। डायरेक्टर यान। छिनतियान ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। डायरेक्टर, डॉक्टर शिए मर चुके हैं। उन्हें 100 हंट स्टार थीव्स के लीडर ने मारा है। क्या? यान छिंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वो जानता था कि डॉक्टर शिए की मौत कितने बड़े नतीजे लेकर आएगी, और सबसे बड़ी बात, एनर्जी फील्ड के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर शिए के बिना वो अहम साइंटिफिक प्रोजेक्ट अब रुकना तय था। छिनतियान, 100 हंट स्टार थीव्स इस वक्त कहां हैं? यान छिंग की आवाज में ठंडक उतर आई थी। छिनतियान ने लोकेशन भेजी और कहा, डायरेक्टर, मैं आपको रियल टाइम लोकेशन भेजता रहूंगा, लेकिन शिप पर बहुत से इनोसेंट सिविलियंस भी हैं। उम्मीद है वॉरशिप्स बॉम्बार्डमेंट कम रखें। ठीक है छिनतियान, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में एम्पायर के वॉरशिप्स पहुंच जाएंगे। तब तक पहले अपनी सेफ्टी देखना, और अगर मुमकिन हो तो शिप के अंदर केओस क्रिएट करना। जी डायरेक्टर। कॉल खत्म होते ही यान छिंग ने तुरंत मिलिट्री डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया। जैसा अनुमान था, डॉक्टर शिए की मौत की खबर सुनते ही मिलिट्री भड़क उठी। 27वीं आर्मी को 100 हंट स्टार थीव्स को घेरने का ऑर्डर दे दिया गया। उसी समय ऑफिस के अंदर, डायरेक्टर, आप क्या सोच रहे हैं? झाओ रुई खुद को रोक नहीं पाया। यान छिंग ने गहरी सांस ली। डॉक्टर शिए की मौत ने उसे पुरानी बातें याद दिला दी। मार्शल लिन ने एक बार कहा था कि सदियों से एम्पायर की रिसर्च हर फील्ड में आगे बढ़ी, लेकिन हाई डिस्ट्रक्टिव इंटरस्टेलर वेपन्स के फील्ड में कभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हर बार जब भी ये प्रोजेक्ट्स ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचते, अचानक रोक दिए जाते या एक्सपर्ट्स मारे जाते। क्या पूरे कॉस्मोस में कोई इनविजिबल हैंड है जो इन वेपन्स को दबा रहा है? क्या 100 हंट स्टार थीव्स भी तुम्हारे मोहरे हैं? यान छिंग ने दिल ही दिल में बुदबुदाया। एपिसोड 290, वॉरशिप का आगमन। यान छिंग के मुताबिक एम्पायर की फोर्सेस एक दिन के अंदर पहुंचने वाली थीं। कैप्चर ऑपरेशन स्मूथ रहे, इसके लिए छिनतियान ने सबसे पहले स्पेसशिप के पायलट केबिन पर ध्यान देने का फैसला किया। अगर फोर्सेस के पहुंचते वक्त केबिन से तुरंत रिस्पांस नहीं आया तो वॉरशिप आसानी से स्पेसशिप के हैच को तोड़ सकती थी। इसके बाद स्पिरिचुअलिस्ट फोर्सेस बोर्डिंग करके सीधा मेली शुरू कर देती, लेकिन केबिन के अंदर और बाहर दोनों तरफ गार्ड्स तैनात थे और उनकी ताकत भी काफी थी, इसलिए केबिन तोड़ने से पहले पूरी तैयारी जरूरी थी। कुछ देर बाद सूश, छिनतियान वॉइड से शटल करता हुआ पॉइजन्स विडो के रूम में पहुंचा। एम्पायर की फोर्सेस जल्द पहुंचने वाली हैं। ये सुनते ही पॉइजन्स विडो के दिल में हल्की सी घबराहट दौड़ गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखी। वो एम्पायर की वांटेड क्रिमिनल थी। भले ही उसने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन उसके पुराने गुनाह ऐसे नहीं थे जिन्हें आसानी से माफ किया जा सके। उसे डर था कि 100 हंट स्टार थीव्स के खत्म होने के बाद भी उसे अपने पिछले क्राइम्स की सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे जेल। सोल सील के जरिए छिनतियान उसके मन की बात साफ समझ रहा था। वाकई सिर्फ एक रॉयल कर्नल होने के नाते उसके पास उसे पूरी तरह माफ करने की पावर नहीं थी, और वो लीच ही जैसी भी नहीं थी जिसने कभी इविल गॉड सैक्रिफाइस के वक्त पूरे कॉन्टिनेंट को बचाने जैसा योगदान दिया हो, जिससे उसके गुनाह मेरिट में बदल गए थे। लेकिन अगर सिर्फ पॉइजन्स विडो को बचाने की बात हो तो उसके पास एक तरीका जरूर था। जल्द ही मैं तुम्हें एक अलग डायमेंशन में भेजूंगा जहां तुम नॉर्मल तरीके से रह सकोगी, लेकिन वहां तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी धीरे धीरे निकलती रहेगी। तुम ज्यादा वक्त वहां नहीं रुक सकती, छिनतियान ने कहा। क्या? पॉइजन्स विडो की आंखों में गहरा शॉक था। उसे एहसास हुआ कि उसका मास्टर इतनी हैरत अंगेज एबिलिटी रखता है जहां जिंदा इंसान भी किसी स्पेस में सरवाइव कर सकता है। रेडी रहो, छिनतियान ने उसका कंधा पकड़ा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, उसे यांग स्पेस में भेजते हुए। यह पहली बार था जब उसने किसी जिंदा इंसान को यांग स्पेस में भेजा था। वो देखना चाहता था कि अंदर जाने के बाद उसका फीडबैक क्या होगा। बस उसके कानों के पास अजीब सी आवाज गूंजी। पॉइजन्स विडो की नजर धुंधली हो गई और आसपास का नजारा पल भर में बदल गया। पहले का अंधेरा केबिन गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अंतहीन हल्का सुनहरा स्पेस था। न आसमान था न जमीन, हर तरफ बस सॉफ्ट गोल्डन रोशनी थी, जैसे पूरा स्पेस लिक्विड सनलाइट से भरा हो। ये पॉइजन्स विडो ने रिफ्लेक्स में हाथ बढ़ाया। उंगलियों पर हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस हुआ, जैसे किसी गाढ़े लिक्विड में हाथ डाला हो। फिर भी वो आसानी से सांस ले पा रही थी। उसने अपने शरीर की तरफ देखा। उसकी स्किन पर हल्की गोल्डन चमक थी, जैसे कोई पतली सी परत चढ़ी हो। अचानक उसे एक अजीब सा फील हुआ। वो साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे लेकिन लगातार खिंच रही है, जैसे रेत की घड़ी से रेत फिसलती है और इस स्पेस में समा जाती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें कोई दर्द नहीं था।
उल्टा एक अजीब सी कंफर्टेबल फीलिंग थी, जैसे पूरा शरीर क्लीन हो रहा हो। मास्टर सही कह रहे थे, पॉइजन्स विडो ने बुदबुदाते हुए अपने हाथ पैर हिलाए। उसकी मूवमेंट बाहर की दुनिया से थोड़ी स्लो थी, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में थी। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी चलाने की कोशिश की। उसे पता चला कि एनर्जी भले ही धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन शॉर्ट टाइम में उसकी एबिलिटी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं थी। दूर गोल्डन धुंध के बीच कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। वो आइटम्स और मटेरियल्स थे जिन्हें छिंतियान ने इस स्पेस में स्टोर किया था। स्वूश, पॉइजन्स विडो वापस रूम में आ गई। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम वहां कितने दिन टिक सकती हो? छिंतियान ने पूछा। पॉइजन्स विडो ने थोड़ा सोचा और बोली, 5 से 7 दिन तो आराम से रह सकती हूं। यह सुनकर छिंतियान ने हल्का सा सिर हिलाया। यांग स्पेस में एक एनर्जी सक्शन सिस्टम था जो अंदर मौजूद हर जिंदा इंसान से लगातार एनर्जी खींचता रहता था। अपनी तैयारी कर लो, अपना सामान भी साथ रखो, छिंतियान ने सीरियस आवाज में कहा। फोर्सेस के आते ही मैं तुम्हें इसी स्पेस में भेज दूंगा। जब बाहर सेफ होगा तब वापस ले आऊंगा। जी मास्टर, पॉइजन्स विडो की आंखों में खुशी चमक उठी। उसके रूम से निकलने के बाद छिंतियान इनविजिबल होकर स्पेसशिप की किचन में घुस गया। वहां सैकड़ों इंटेलिजेंट रोबोट्स काम कर रहे थे और एक स्टार थीफ स्क्वाड पेट्रोल कर रहा था, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि छिंतियान को महसूस कर सकें। छिंतियान ने खाने की सामग्री में एक कलरलेस और स्मेललेस जहर मिला दिया। ये जहर अकेले शरीर में जाने पर कोई रिएक्शन नहीं देता था, लेकिन जब ये एक दूसरे इंड्यूसिव टॉक्सिन से मिलता तो शरीर के अंदर भारी तबाही मचा देता। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि इनोसेंट स्लेव्स को नुकसान होगा, क्योंकि स्पेसशिप पर स्लेव्स को सिर्फ साधारण एनर्जी पेस्ट और एनर्जी बार्स मिलती थीं। इसके बाद छिंतियान ने वॉइड गेट खोला और चुपचाप कुछ खाना शोंग तक पहुंचा दिया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब बस इंतजार था। 100 स्टार थीव्स। उन खून से भरे और क्रूर सीन को याद करते ही छिंतियान की आंखों में जबरदस्त किलिंग इंटेंट उमड़ पड़ा। तुम्हारी मौत का दिन आ चुका है। अगले दिन